पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फेज डायग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वहां प्रेशर वेरी कर रहे थे और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन वर्सेस हमने क्या किया था, एक कर्व बनाया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इस जगह पे भी हम लोग फेज डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट यानी टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का एक हम लोग क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे कर्व बनाने वाले हैं। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। अब बात ये है कि ये पिछले वाले जो टॉपिक है, क्या वैसा ही जो हमारा जो डायग्राम वहां बना था, क्या वो डायग्राम यहाँ भी वैसा ही बनने वाला है? क्या कुछ डिफरेंट होगा? या फिर अगर मान लीजिए हम डायग्राम इसको बना भी लेते हैं और वो सेम या डिफरेंट जो भी आता है, उससे हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन ग्रैब करेंगे या उस वाले डायग्राम से कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे ताकि वो हमारे एग्जाम के लिए क्या हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। या फिर न्यूमेरिकल जब बनाए या कोई क्वेश्चन बनाए तो वहां पे उस डायग्राम से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे, सब इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये बेहतरीन लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, जहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले प्योर लिक्विड के लिए अगर समझें तो ध्यान दीजिए, यहाँ फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन है किसके लिए या किस कंडीशन में, तो विथ चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एंड एट क्या बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है और प्रेशर हमेशा क्या है, कांस्टेंट। अब प्योर लिक्विड के लिए आप बताइए, आपको याद होगा सिर्फ दो ही वेरिएबल होते हैं क्योंकि उसमें कॉम्पोजिशन चेंज हो नहीं सकता, सिंगल लिक्विड है तो। यानी प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर आप टेम्परेचर उससे ज्यादा रखते हैं प्योर लिक्विड में, तो वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है, तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है वो कैसा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एज गैस। और अगर टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो वो कैसा एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड। लिक्विड प्लस गैस सिर्फ एक ही जगह पे प्योर लिक्विड एग्जिस्ट करता है जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तब वहां लिक्विड प्लस गैस की तरह वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी लिक्विड और गैस दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। तो इस जगह से क्या हमें मतलब क्या समझ में आया, कुछ एक पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि ये जो प्योर लिक्विड होता है इनका शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है, शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई भी प्योर लिक्विड का शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब उस टेम्परेचर से अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो जो प्योर लिक्विड है पूरा का पूरा गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और अगर आपने उससे टेम्परेचर यानी उस बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर को कम कर दिया तो पूरा लिक्विड में होगा और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड प्लस क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा। क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। अब मान लीजिए पहले एक प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशन। हम लोगों ने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जहां ए और बी दो कंपोनेंट हम लोगों ने लिया। क्या लिया? ए प्लस बी, हमने दो कंपोनेंट लिया और दोनों कंपोनेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। क्लियर? और यहां से हम लोग पहले से अज्यूम करके चलेंगे कि ए का जो वोलेटिलिटी है यानी ए का वेपर में जाने का जो टेंडेंसी है वो बी से ज्यादा है। यानी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ए मोर वोलाटाइल है। आगे भी ए को मोर वोलाटाइल लेकर के ही हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डील करेंगे। तो अभी मान के चलते ए इज मोर वोलाटाइल और बी लेस वोलाटाइल। मोर वोलाटाइल मतलब ए का वेपर में जाने का टेंडेंसी बी से ज्यादा है, यानी ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बी से कम है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, बी से ज्यादा होगा। क्लियर? अब मान लीजिए जैसे ही आपने ए प्लस बी का एक सॉल्यूशन बनाया और उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए मान लीजिए, तो जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा, ए सॉल्यूशन में ए और बी दोनों ही वोलाटाइल हैं, इनका वेपर बनना शुरू होगा और आखिरकार वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा और उस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मान लीजिए कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 50 mm Hg है और आपने एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर से जो प्रेशर रखा वो भी कितना रखा, 50, और अंदर का भी प्रेशर कितना है, 50। यानी बाहर का भी प्रेशर 50 और अंदर का भी प्रेशर क्या है, 50। यानी यहाँ का भी 50, यहाँ भी 50। अब क्या होगा, जैसे ही आप ये कंटेनर को यहाँ मान लीजिए स्टॉपर लगा हुआ था, जैसे ही ये स्टॉपर को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, बाहर यानी पी एक्सटर्नल जो है अंदर के प्रेशर यानी पी इंटरनल या पी टोटल के क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों प्रेशर बराबर हैं तो आप खुद बोलिए, जब ये प्रेशर दोनों क्या है, बराबर है, तो आपको क्या लगता है कि ये पिस्टन कहीं मूव करेगा क्या? नहीं, ये पिस्टन कहीं भी मूव करने वाला नहीं है। और पिस्टन मूव नहीं करेगा तो जैसा था वैसा ही रहेगा, यहाँ कोई वेपराइजेशन नहीं होने वाला है। जैसा लिक्विड जितना वेपराइज हो चुका था उतना ही होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वेपराइजेशन हो सॉल्यूशन का, यानी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है लिक्विड सॉल्यूशन वो वेपराइज होके कहां जाए,
वेपर फेज में जाए। बट इस बार आप प्रेशर को वेरी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ पे वेरिएशन फिर कैसे करेंगे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएं कि टेम्परेचर घटाएं? तो यहाँ आपका मोटिव क्या है वो समझिए। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वेपर्स ज्यादा बनेंगे। वाई? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? वेपर प्रेशर। वाई? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा लिक्विड बॉईल होगा, और ज्यादा लिक्विड बॉईल होगा तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज्यादा वेपर बनेंगे तो क्या होगा? ज्यादा वेपर बनेगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो आपका मोटिव क्या? अगर आप टेम्परेचर कम किए तो कंडेंसेशन हो जाएगा, तो प्रेशर घटेगा। तो आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि मोर वेपराइजेशन हो, प्रेशर बढ़े। तो हम टेम्परेचर को मान लीजिए यहाँ से बढ़ाएं। तो जैसे ही टेम्परेचर को हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो बाहर का प्रेशर तो अभी भी पी एक्सटर्नल 50 mmHg है, स्टॉपर अभी फिर से हमने लगा दिया मान लीजिए, और अंदर का प्रेशर हम बढ़ाते ही जा रहे हैं। स्टॉपर लगा हुआ है और हम अंदर का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। पी एक्सटर्नल देखिए कांस्टेंट है, बाहर का प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है। तो अंदर का प्रेशर कितना हो गया? 55, क्योंकि और अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होंगे? वेपराइज। ज्यादा सॉल्यूशन अगर वेपराइज होगा तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लेट से कि वो 55 हो गया, पहले 50 था अंदर का प्रेशर, और बाहर का ही 50 था फर्स्ट केस। लेकिन अब अपने टेम्परेचर को T2 कर दिया। T2 टेम्परेचर नहीं है, T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे आपने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जितने भी सॉल्यूशन थे वो, और मतलब उसमें जितना भी सॉल्यूशन प्रेजेंट था उसका कुछ पोर्शन वेपराइज हुआ, कुछ पोर्शन वेपराइज हुआ तो और वेपर्स बने। और वेपर अगर बनेगा तो क्या होगा? सोच करके देखिए। अगर और वेपर बनेगा तो क्या होगा? उसका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 55। लेट्स एक एग्जांपल कि पहले 50 था, 55 हो गया, और यहाँ स्टॉपर लगा हुआ है। अब जैसे ही आपने यहां से स्टॉपर रिमूव किया, क्या होगा? अब आपका पी इंटरनल यानी अंदर का प्रेशर ज्यादा हो चुका है, और पी एक्सटर्नल क्या हो चुका है? कम हो चुका है। क्या होगा? अब आपका पिस्टन यहां से ऊपर जाना शुरू करेगा। कब तक ये पिस्टन ऊपर जाएगा आप खुद सोचिए, जब तक कि पी इंटरनल एंड पी एक्सटर्नल बराबर ना हो जाए। पी इंटरनल इक्वल्स टू क्या हो जाए? पी एक्सटर्नल। तो आप सोचिए जब ये ऊपर जाएगा तो प्रेशर घटेगा, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब, क्योंकि जब स्टॉपर लगा हुआ था, जब स्टॉपर लगा हुआ था तो इसके वेपर फेज और इसके सॉल्यूशन फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ होगा, है कि नहीं? तभी प्रेशर कितना हो चुका था? 55। अब क्या होगा? जैसे आप इसको हटाएंगे ये ऊपर भागेगा, जैसे ये ऊपर भागेगा अंदर का प्रेशर फिर से घट के कितना हो जाएगा? 55 mmHg। अब जैसे 50 mmHg हो जाएगा, और जैसे ही अंदर का प्रेशर 50 mmHg होगा, तो अंदर का सॉल्यूशन क्या बोलेगा कि हमारा प्रेशर पहले 55 था, बट ये पिस्टन ऊपर भाग गया। और अगर ये पिस्टन ऊपर भागा है तो क्या किया बताइए? अंदर का प्रेशर घटा दिया। जबकि हमारा और इनका क्या बात हुआ था कि हम इक्विलिब्रियम पे रहेंगे और प्रेशर कितना होगा? 55, यानी प्रेशर घट गया। तो अंदर के मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड सॉल्यूशन में होंगे, लिक्विड फेज में होंगे, और वेपर, इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे ही इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा बताइए? अब वो फिर से चाहेगा कि इक्विलिब्रियम आए। अब इक्विलिब्रियम आएगा कैसे आप खुद बताइए? जब उसका प्रेशर फिर से 55 हो जाए, तो वो और सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ से वेपराइज होना शुरू होगा। तो यानी पहले जितना लिक्विड फेज में हमारा ए और बी था, अब उतना नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा T2 टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन वेपराइज होके ऊपर चला गया। क्लियर है कि नहीं? इतना सिंपल सा बात है। देन अब मैं अगर पूछूं कि वेपर जो बना हमारा यहाँ पे T2 टेम्परेचर, उसमें कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है? ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है? तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वोलेटिलिटी पे, कि ए का मोल फ्रैक्शन, ए का हमारा पार्शियल प्रेशर ज्यादा है या बी का प्योर फॉर्म में, ठीक है? यानी उसका वेपर प्रेशर चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो पहले ही बोल दिया गया मोर वोलाटाइल हम लोग मान के चले हैं, या पी नॉट ए या पी नॉट का प्रेशर, यानी प्योर लिक्विड में जिसका भी प्रेशर, प्योर फॉर्म में जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसी का वेपर यहाँ ज्यादा मिलेगा। ठीक, अब आप चाह रहे हैं कि ये और सॉल्यूशन वेपराइज हो, यानी मान लेते हैं कि अभी 10 या 15% सॉल्यूशन फेज किसमें चला गया? वेपर फेज में। आप चाह रहे हैं कि और वेपराइजेशन हो, तो आप क्या करेंगे? यहाँ प्रेशर आप चेंज कर सकते हैं नहीं, तो क्या कीजिएगा? फिर से आप टेम्परेचर को क्या करना चाहेंगे? चेंज। क्या करेंगे? बढ़ाएंगे या घटाएंगे? तो आप वेपराइजेशन चाहते हैं, तो वेपर बनाना चाह रहे हैं, यानी टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर आपने क्या किया? जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये चीज एक्सप्लेन किया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, कि as soon as we increase the temperature
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। पी नॉट ए पी नॉट बी बढ़ जाएगा, तो T2 टेम्परेचर पे मान लेते हैं 55 mmHg हो जाएगा, और यहाँ पे पी सॉल्यूशन यानी अंदर का प्रेशर एक्सटर्नल से ज्यादा होगा, तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, और वेपराइजेशन होगा। क्लियर है कि नहीं? और वो तब तक होगा जब तक 50 ना हो जाए, थोड़ा कम ही होता है स्लाइटली, बट उतना तक पहुंचेगा। क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं हम लोग कि टेम्परेचर को और हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, सपोज वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू T3, अगर हम टेम्परेचर को T3 तक बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो पी सॉल्यूशन अगेन इंक्रीजेस T3, यानी यहाँ पे T2 था, आप अगर क्या किए, सोच करके देखिए, आपका ये, तो आपका ये क्या है, ये वाला केस है जब T2 टेम्परेचर पे है, वेपर्स हैं, अच्छे खासे वेपर्स हैं, और लिक्विड सॉल्यूशन भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि और वेपराइजेशन हो इस लिक्विड सॉल्यूशन का, तो आप क्या करेंगे, नाउ फॉर मोर वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू इंक्रीज टेम्परेचर। यहाँ फिर से हमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ स्टॉपर लगा हुआ है इस पॉइंट पे, तो धीरे धीरे टेम्परेचर T2 से कितना हो गया T3, अंदर का प्रेशर, रैंडमनेस, काइनेटिक एनर्जी सब बढ़ चुका होगा अंदर का। ठीक है, अब जैसे ही स्टॉपर हटाएंगे, ये ऊपर इसको क्या करेगा, ये ऊपर इसको भेजेगा, किसको, इस पिस्टन को। जैसे ये ऊपर जाएगा तो वेपराइजेशन होना शुरू होगा, अंदर का प्रेशर मान लेते हैं कुछ हो चुका होगा 52 55 जो भी हो चुका होगा, ठीक है, वो हो चुका होगा 55 56 जो भी 57 60 जो भी मान सकते हैं, बढ़ जाएगा। लेकिन तो ऐसे ही बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर भागेगा। फिर जैसे ये पिस्टन ऊपर भागा, मैंने आपको क्या बताया था, पिस्टन ऊपर भागने से क्या होता है, जो ये गैसियस, ये जो वेपर फेज होता है और ये लिक्विड फेज का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन का जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता था, ठीक है, याद कीजिए पहला लेक्चर, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो जैसे ही चेंज होगा उनका रेट बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते ही क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन फिर से बोलेगा कि देखो फिर से भाई ये क्या किया, ये पिस्टन को ऊपर धकेल दिया। जैसे ये पिस्टन को ऊपर धकेला क्या हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब प्रेशर उसका फिर से, पहले हम लोगों ने क्या किया था, T3 पे बढ़ाया था, मान लीजिए फिर से 55 या 60 हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये पिस्टन ऊपर भागा, फिर से वो कितना, मान लीजिए यहाँ 50 था ना T2 पे, आपने हीट किया, हीट करते ही ये कितना हो गया, मान लेते हैं 60 हो गया, फिर से T3 पे कितना हो गया 60। तो क्या हुआ, जैसे ही इसका 60 हुआ, आपने यहां से स्टॉपर क्या किया, रिमूव किया, ये पिस्टन तुरंत ऊपर भागा, बट ये तो इक्विलिब्रियम पे था, लिक्विड फेस एंड वेपर फेस कितने पे इक्विलिब्रियम पे था, 60 mm पे था इक्विलिब्रियम पे, बट जैसे ये पिस्टन ऊपर भागा, जगह बना, तो क्या होगा, अब इसका प्रेशर स्लोली कम होते होते किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जैसे डिस्टर्ब होगा क्या होगा, सॉल्यूशन चाहेगा इसका प्रेशर फिर से 50 से कितना हो जाए, 60 mm हो जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है, फिर से लिक्विड सॉल्यूशन क्या होंगे, वेपराइज होना स्टार्ट करेंगे, मोर वेपर्स बनेगा, ताकि उसका वेपर प्रेशर फिर से कितना हो जाए, 60 हो जाए, और इसके कारण ज्यादा वेपर्स फिर बनेगा। अब लिक्विड थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अब आपके मन में क्या आया कि सर सुनिए ना, पूरा लिक्विड ही वेपराइज कर देते हैं, पूरा लिक्विड ही क्या करते हैं, वेपराइज कर देते हैं, कुछ भी नहीं रहने देंगे लिक्विड फेज में। बोले कर दो भाई, तो अब तुमने टेम्परेचर कितना कर दिया, T4 करना स्टार्ट किया, तो T3 से आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, T4, और यहाँ फिर से मान लीजिए स्टॉपर लगा हुआ है, क्या होगा आप खुद बताइए, अंदर का रैंडमनेस बढ़ेगा, फिर से अंदर का प्रेशर हल्का फुल्का बढ़ेगा। आप यहाँ से क्या किए, यहाँ से फिर से स्टॉपर हटाए, अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम। अब क्या होगा, ये ऊपर फिर से जाएगा, और ऊपर फिर से जाएगा तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए फिर से क्या होगा, सॉल्यूशन वेपराइज होंगे, और सॉल्यूशन जैसे वेपराइज होगा तो फिर क्या होगा, अब कुछ और कम लिक्विड बचेगा और वेपर फिर बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। और अब कहां तक लेके जाना, लास्ट ड्रॉप तक। तो मान लिया T4 टेम्परेचर पे हमारा लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है, क्लियर है कि नहीं, सारा वेपराइज हो गया। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को T4 से ज्यादा किए, जैसे ही टेम्परेचर को T4 से ज्यादा किए, आपका पूरा का पूरा क्या होगा, सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा। वाई, तो आप जैसे ही T4 से ज्यादा करेंगे, लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो जाएगा, अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा, वो क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं, कैसे समझिए। अब अगर बात करें T1 टेम्परेचर पे, यहां सिर्फ लिक्विड था, T1 पे सिर्फ क्या था, लिक्विड था, थोड़ा बहुत ही वेपर्स होंगे ना के बराबर, लेकिन जैसे आपने उसको T2 पे हीट किया, यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस दोनों है। T3 पे भी क्या था, लिक्विड गैस दोनों था, T4 पे भी एक लास्ट ड्रॉप और गैस दोनों है। यानी अगर देखें तो T1 पे वो लिक्विड था, T2 से लेकर के T4 तक वो क्या था, लिक्विड प्लस गैस का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट था। और अगर हम T4 से ग्रेटर बोले
T4 से ग्रेटर यानी T4 से ज्यादा बोले तो वहां पे वो सिर्फ गैस है, हाँ या ना। और आपको पता है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहां लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इसका मतलब क्या है, T1 से ज्यादा और T4 से कम, अगर ये रेंज देखा जाए T1 से T4, यहाँ पे तो हर वो केस में हमारा सॉल्यूशन तो लिक्विड प्लस गैस में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसका क्या मीनिंग है सर, कि इसका क्या ये सिंपल सा ये मीनिंग है क्या कि T1 से T4 जो है हमारा वो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, यानी एक रेंज में बॉइल कर रहा है सर, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप तो खुद बोले थे कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे ज्यादा टेम्परेचर करने पे लिक्विड के लिए, प्योर लिक्विड के लिए वो क्या होता है, सिर्फ गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम कर दे तो वो सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जहां पे लिक्विड प्लस गैस एग्जिस्ट करता है प्योर लिक्विड का, वो पॉइंट क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। बट सॉल्यूशन में तो ऐसा दिख नहीं रहा है सर। सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, T1 से टेम्परेचर जब नीचे है, T1 से टेम्परेचर जब नीचे है तब सॉल्यूशन हमारा लिक्विड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, बट टेम्परेचर T4 से जब ज्यादा है तब वो गैस की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। और T1 और T4 के बीच में जब रह रहा है, T1 टू T4 के बीच में, T1 से थोड़ा ज्यादा और T4 से थोड़ा कम, इस रेंज में जब देख रहे हैं तो वो लिक्विड प्लस गैस दोनों है, लिक्विड प्लस गैस दोनों है। तो क्या सर ये रेंज में बॉइल कर रहा है, जी हाँ। यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला, तो ध्यान से देखिए कि T4 टेम्परेचर के बाद अगर इससे टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ओनली गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, कौन, सॉल्यूशन, ओनली गैस एग्जिस्ट एज कौन, सॉल्यूशन। और T1 से कम टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट एज ओनली लिक्विड, और इन बिटवीन लिक्विड प्लस गैस की तरह एग्जिस्ट करता है कौन, एक सॉल्यूशन। यानी हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन का कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, सॉल्यूशन डू नॉट हैव शार्प बॉइलिंग पॉइंट, इनका कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, हाँ या ना, क्लियर है इतना दूर। तो शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं मतलब रेंज में बॉइल करेगा, यस, सॉल्यूशन एक रेंज में बॉइल करता है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हमें T1 से T4 का रेंज अगर निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आप समझिए ये बात कि हमें रेंज निकालना है T1 से T4 का, वो कैसे निकलेगा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, लेकिन फिर भी अगर एक मेथड समझे कि कैसे ये किया जा सकता है तो उस पर बात करेंगे। बाकी केसेस में दिया ही रहता है, लेकिन अगर नहीं भी दिया रहे तो कैसे इसको मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से ढूंढा कैसे जाए, इसको ढूंढा कैसे जाए, उस पे हम लोग बात करेंगे, क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए T1 के नीचे ये ओनली लिक्विड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग खुद बोलिए प्रेशर के लिए। तो PT विल बी इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A इंटू काई A प्लस P नॉट B इंटू काई B। और देखिए T4 के बाद ओनली गैस है तो गैस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 बाई PT या P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू क्या है, YA बाई P नॉट A प्लस YB बाई P नॉट B। ये T4 के लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो और T1 के लिए ये वाला इक्वेशन। अब करना क्या है, कैसे ये क्वेश्चंस बनाए, तो देखिए T1 टेम्परेचर हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें P सॉल्यूशन निकाला जा सकता है क्या T1 पे, कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे वेरी स्मॉल वेपर्स बनेंगे, पहले ही बताया था T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम तुरंत एस्टेब्लिश होगा, P एक्सटर्नल भी 50 था और P इंटरनल भी 50 था, और पिस्टन और हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में बहुत कम गैप था, तो मान लेते हैं वहां बहुत कम वेपराइजेशन हुआ। तो काई ए काई बी कैसे पता चलेगा हमें, तो आपको पता होगा कि ए का आपने कितना मोल मिक्स किया एंड बी का कितना मोल मिक्स किया, तो यहाँ से काई ए और काई बी निकल जाएगा, क्योंकि वेपर में उतना वेपराइजेशन हुआ ही नहीं है, तो काई ए एंड काई बी हमें नोन होगा। यहाँ से पी सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि वहां पी नॉट ए पी नॉट बी भी गिवन होगा, क्लियर है कि नहीं। बट जैसे आपने टेम्परेचर को चेंज किया, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी चेंज होगा, हाँ या ना। तो आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी को टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी उसके फॉर्म में एक इक्वेशन या रिलेशन बना करके आपको पुट करना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले में, तब जाकर के आप काई ए सॉरी टेम्परेचर को निकाल सकते हैं T1 को। तो जैसे ही आप पी नॉट ए और पी नॉट बी को टेम्परेचर के टर्म्स में डालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन मिलेगा जो कि थोड़ा सा टफ होता है सॉल्व करना, लेकिन अगर वो रिलेशन हो सकता है क्वेश्चन में आपको दे दे तब आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट अब आते हैं कि वो करेंगे कैसे। देखिए आफ्टर दैट वी विल गेट अ रिलेशन बिटवीन क्या है, काई ऑफ कंपोनेंट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे यहाँ पुट किए काई,
पी नॉट ए इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, काई बी पी नॉट बी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और जब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से T1 मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा कुछ करना नहीं है, बट अगर मान लीजिए मन है कि सर कंसेप्ट सीखना है तो बात हो रही है, ठीक है। T4 टेम्परेचर कैसे ढूंढेंगे, तो आपको याद होगा कि T4 के बाद क्या था, T4 टेम्परेचर के बाद ओनली गैस था, तो गैस के लिए ये वाला इक्वेशन लगता है, तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 डिवाइडेड बाई पी ऑफ सॉल्यूशन या पीटी, वाई ए और पी नॉट ए को फिर से टेम्परेचर के टर्म्स में, वाई बी फिर पी नॉट बी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये T4 के टर्म्स में होगा इक्वेशन, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम T4 निकाल सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस है जहां से हम T1 एंड T4 निकालेंगे, तो हमें एक रेंज मिल जाएगा, और हर सॉल्यूशन के लिए रेंज डिफरेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बेंजीन और टॉलिन का बनाया, एक शुगर और वाटर का बनाया, कुछ कुछ अलग अलग के बनाए, तो आपका जो T1 और T4 का जो रेंज होगा वो सबके लिए क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर है कि नहीं। देन अब हमारा आता है कर्व। कर्व को हम लोग कैसे प्लॉट करें, ठीक है, कौन सा कर्व, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कर्व, कहां पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ सिखाया था आपको कि अगर टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का आपको कर्व बनाना है, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, और यहाँ पे प्रेशर क्या हमारा कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, इस पे कर्व बनाना है, तो पी का कोई लेना देना ही नहीं, इसको हटा दीजिए। तो टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कर्व को बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में कोई एक ऐसा इक्वेशन जो हर एक पॉइंट के लिए वैलिड हो, या फिर हर एक टेम्परेचर पे वैलिड हो रहा हो, एक इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, या फिर हर पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन या हर पॉइंट पे टेम्परेचर, जिस पॉइंट पे मतलब काई ए का वैल्यू 0.1 है तो 0.1 पे क्या टेम्परेचर है, 0.2 पे क्या टेम्परेचर है, 0.3 पे क्या टेम्परेचर है, सब पॉइंट पे आपको टेम्परेचर पता हो तो आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे, आपको मिल जाएगा। बट ऐसा तो है नहीं, तो दो इक्वेशन आप खुद से देखिए ना, ये काई ए और टी के बीच का जो है ये वाला, ये रिलेशन आप ध्यान से देखिए, यहां से और काई बी को जब 1 माइनस काई ए के टर्म्स में पुट करेंगे तो ये प्रेशर कुछ इधर साइड में आ जाएगा। यहां ध्यान से देखिए फिर से, ये काई ए है, ये टेम्परेचर के टर्म में एक इक्वेशन होगा T1 के टर्म में, ये काई बी है, काई बी को हम लोग 1 माइनस काई ए लिख सकते हैं, और ये भी T1 के टर्म्स में कोई इक्वेशन होगा। अब अगर ये T1 को आप उठा के टेम्परेचर के टर्म को इधर रखते हैं और ये वाले को भी इधर रखते हैं, तो कोई एक नॉर्मल इक्वेशन तो आएगा नहीं, कुछ एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको T1 वर्सेस काई 1 यानी टेम्परेचर वर्सेस काई ए का इक्वेशन मिल जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वाई ए वर्सेस टी का, और वो भी क्या है देखिए ऊपर नीचे है तो इधर कहीं जाएगा, तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा जो एक लीनियर तो होगा नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स एक कर्व टाइप का होगा। तो देखिए जब एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया गया तो हमें क्या मिला, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब यहाँ पे देखिए एक कर्व बनाया जिसमें ए को हमने क्या माना है कि ए का जो वोलेटिलिटी है वो बी से क्या है, ज्यादा है। ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड ग्राफ है, इसको देखते हैं बनाया कैसे गया। इसमें जनरली दो ग्राफ हैं, इसमें दो ग्राफ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब कैसे वो आगे देखेंगे। तो देखिए वाई एक्सिस पे हमने किसको प्लॉट किया है, टेम्परेचर को, एक्स एक्सिस पे हमने किसको प्लॉट किया है, मोल फ्रैक्शन को। क्लियर। अब देखिए यहाँ जेड ए जीरो है, फिर वही जेड ए क्यों लिखते हैं, वाई ए काई ए क्यों नहीं लिख रहे हैं, पिछले में समझाया था, ये क्योंकि काई ए की तरह भी काम करता है और वाई ए की तरह भी काम करता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक है। तो होगा क्या, तो मान लीजिए यहाँ जेड ए जीरो है, यानी यहाँ जेड बी यानी मोल ऑफ बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 होगा, यानी यहाँ प्योरली बी प्रेजेंट है, तो यहाँ जो भी होगा वो किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो होगा बी का। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट बी मैंने ज्यादा दिखाया, और यहाँ पे जेड ए 1 है, तो यहाँ जेड बी क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ प्योरली ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम दिखाया। वाई, क्योंकि ए मोर वोलेटाइल है, तो मोर वोलेटाइल लेस बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए टी ए नीचे है। अब होगा क्या, आप खुद सोचिए, ये टी ए का बॉइलिंग पॉइंट नीचे है, टी बी का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर है, हाँ या ना। अब मान लेते हैं टी वन को एक ये वाला टेम्परेचर हम मान लेते हैं, ये पॉइंट, और टी जो 4 है वो कुछ ये टेम्परेचर जो हम लोग पिछले पढ़ रहे थे अभी, T1 से T4 के बीच में, इनके बीच में क्या होगा, तो T1 से नीचे कोई पॉइंट जाएगा तो ये लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो, और अगर T4 से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, गैस, और इन दोनों के बीच में होगा तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड प्लस गैस के बीच में, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट का रेंज है। क्लियर इस सॉल्यूशन के लिए। अब ये वाला जो कर्व है देखिए, ये फर्स्ट कर्व है और ये सेकंड कर्व है, मैंने बोला था दो कर्व है। तो जो लिक्विड को टच करता हुआ जो कर्व होता है वो किसके वर्सेस होता है, टेम्परेचर वर्सेस काई ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और जो हमारा गैस को टच करता हुआ कर्व होता है, जो गैस को ऊपर की तरफ टच कर रहा है या नीचे की तरफ, तो वो क्या होता है, वाई ए का कर्व।
पिछले केस में ये उल्टा था, नीचे कौन सा था प्रेशर वाले टर्म्स में, नीचे था P वर्सेस वाई ए का कर्व था और ऊपर था P वर्सेस काई ए का, बट यहाँ उल्टा है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बनाने पे क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ऊपर क्या होगा, गैस होगा, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कर्व बता रहा है टेम्परेचर वर्सेस काई है और ये वाला कर्व बता रहा है टेम्परेचर वर्सेस वाई है। देखिए दोनों ये कर्व है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वो उस वाले रिलेशन से आया है। यानी इस वाले पॉइंट पे आप कभी भी कोई चीज को प्लॉट अगर करते हैं, इस वाले ग्राफ पे यहाँ पे किसी भी चीज को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये जो नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट काई के फॉर्म, मतलब पॉइंट पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोल फ्रैक्शन पे क्या क्या टेम्परेचर पॉसिबल है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वाई ए पे क्या क्या हमारा टेम्परेचर पॉसिबल है। यानी सिंपल सा बात है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कॉम्पोजिशन हम निकाल सकते हैं लिक्विड का, लिक्विड सॉल्यूशन का, जो भी लिक्विड फेज में होगा, प्लस डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे आप क्या निकाल सकते हैं, वाई ए को भी निकाल सकते हैं, वेपर फेज का कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस वाले फेज डायग्राम से। यानी ये फेज डायग्राम क्या हेल्प करेगा हमें, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कॉम्पोजिशन जो होता है हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के, लिक्विड फेज का या वेपर फेज का जो भी कॉम्पोजिशन होगा वो कैसे वेरी करेगा या कितना अमाउंट होगा, वो हम इस ग्राफ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो अब यहां से भी पता चल रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशन का कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक ये लिक्विड प्लस गैस की तरह क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये जितने भी बातें हमने बात की वो सब एक कंटेनर सिस्टम, जहां पे एक मूवेबल क्या है, पिस्टन लगा, वहीं पे ये बातें वैलिड हैं, ये सब जगह पे वैलिड नहीं। अगर आप ऊपर से कंटेनर हटा देते हैं तो फिर इस तरीके से हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। क्लियर है कि नहीं। The above graph help us to find chi A and chi B at different temperature। मैंने बोला chi A यानी लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ये हेल्प होगा, या फिर हमारा क्या बोल सकते हैं वाई ए वाई बी, वेपर फेज का कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, वो इस ग्राफ से हम लोग निकालेंगे, उस वही इंफॉर्मेशन वहां से हमें मिलेगा जो कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था। तो हो सकता है कि आपको काई ए काई बी वाई बी पूछ ले, ये ग्राफ पता हो, या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ ले, या अलग अलग और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो पूछा जाए। तो अभी यहाँ पे देखिए प्रीवियस, यहाँ पे लिखा गया सिमिलरली एज कंपेयर टू प्रीवियस कंसेप्ट, जहाँ हम लोग प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे वहां पढ़े थे वहां यहाँ भी पढ़ेंगे, बट वो कर्व अलग है, ये कर्व अलग है। क्लियर। और इनका जो एप्लीकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट किया जा सकता है अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए तो, ठीक है। हमें क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में गलत गलत कंसेप्ट टाइप का पता है, कैसे वो उस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए फाइंड काई ए एंड वाई ए पूछा गया T3 टेम्परेचर पे, कोई भी एक T3 टेम्परेचर है, जैसे ये ग्राफ है मान लीजिए, ये T3 टेम्परेचर है, और इस T3 टेम्परेचर में बोल रहा है कि काई ए बता दो और वाई ए बता दो। कैसे बताते थे बताइए। तो T3 पे पूछा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां पे T3 है। अब देखिए इस ग्राफ को इसने दो जगह कट किया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये वाला जो ग्राफ है ऊपर सिर्फ गैस एग्जिस्ट करता है और नीचे वाले में टेम्परेचर कम है, यानी यहाँ लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये वाई ए का डाटा दे देगा, और अगर इस पे आप परपेंडिकुलर बनाते हैं यहाँ, तो इसके नीचे तो लिक्विड है, तो इस पे अगर प्लॉट करते तो यहाँ पे काई ए दे देगा। क्लियर है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए वाई ए ज्यादा है काई ए कम है, यानी यहाँ पे वेपर्स ज्यादा होंगे ए के, और ए के यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन में जो मोल है वो क्या होंगे, कम होंगे। ऐसा ही डाटा हम लोग से पूछा जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो आगे करेंगे हम लोग क्वेश्चन वाले सेक्शन में। फाइंड बोल रहा है क्या, काई ए एंड वाई ए T3, तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अब बात करते हैं टी अगर अपर लिमिट से ज्यादा है, यानी इस वाले अपर लिमिट से ज्यादा है तो गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ वाई ए और वाई बी मिलेगा, काई ए काई बी जीरो हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर लोअर लिमिट से टेम्परेचर अगर हमारा कम है, लोअर लिमिट से टेम्परेचर कम है, तो यहाँ सिर्फ लिक्विड मिलेगा, यानी यहाँ वाई ए और वाई बी जीरो हो जाएगा। तो यानी अगर आपको क्वेश्चन में काई ए वाई ए दोनों पूछा जा रहा है, काई बी वाई बी दोनों पूछा जा रहा है, यानी पक्का उसका रेंज क्या होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। किस रेंज में, जहां पे टेम्परेचर बॉइल सॉल्यूशन क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है, तभी काई ए वाई ए पूछने का मतलब बनता है, या फिर काई बी वाई बी पूछने का मतलब बनता है। क्लियर है कि नहीं। वहीं पे दोनों एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अपर लिमिट से ही ज्यादा टेम्परेचर है, T3 के जगह पे मान लीजिए कोई T5 टेम्परेचर बोल देता, तो इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे काई ए या काई बी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। वाई, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ गैस है, तो गैस में काई ए काई बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, बट यहाँ तो गैस है तो ये जीरो हो जाएंगे, तो ये पूछेगा भी नहीं। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे पूछता, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पूछता,
तो आप क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। क्या यहाँ पे कुछ भी ग्राफ को कट कर रहा है? नहीं। यहाँ सिर्फ लिक्विड है, यानी यहाँ सिर्फ काई ए और काई बी का वैल्यू आपको पता चल सकता है, वाई ए वाई बी को नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे काई ए वाई ए दोनों पूछ रहा है और ग्राफ दिया तो पक्का वो रेंज में ही होगा, इस रेंज में T1 से T4 के रेंज, या जब बोल सकते हैं कि लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक ही होगा, तभी वहां दोनों पॉइंट निकलेंगे। क्लियर है कि नहीं आपको? तो यहाँ पे स्टेप्स लिखा है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो एक तरीके से इस तरीके से भी यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन आता है। क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट केस में इसी फेज डायग्राम का जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो कि होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, दोस्तों को शेयर भी करें, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट।